हेलो दोस्तों। HSSC प्रीवियस पेपर की सीरीज की ये अगली क्लास है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करेंगे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 883 प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसमें हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो प्रथम बौद्ध समागम था का आयोजन गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के समय 483 ईसा पूर्व हर्यक वंश के शासक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हर्यक वंश है का शासक कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु किस वंश से था? हर्यक वंश से था। इसके पिता का नाम क्या था? तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि समय राजगिरी बिहार के सप्तपर्णी गुफा में किया। कौन सी गुफा थी? बिहार में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में किया था। और जिसकी अध्यक्षता बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने। इस जो ये समागम था 500 से 600 जो बौद्ध भिक्षुओं थे, जो साधु थे, उन्होंने भाग लिया था। और इसके अजातशत्रु के बिंबिसार के पिता थे। और बिंबिसार जो थे उसकी इन्हें जो अजातशत्रु, ये मान्यता है कि इसने उनकी हत्या करी थी, तो इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आए अजातशत्रु के संबंध में तो ये भी रहेगा। और ये महावीर जैन से भी इनका संबंध है। इनके मामे की लड़की, इनके साथ जो शादी हुई थी महावीर की, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपने दिव्य प्रचार का प्रचार किया था? किस? तो भी महाबौद्ध मंदिर समूह में। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? महाबौद्ध मंदिर समूह बोध गया, गया बिहार में स्थित है। और महाबौद्ध मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यही से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को दिव्य ज्ञान का प्रचार आरंभ किया था। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 250 ईसा पूर्व करवाया था। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार जो है तथा लाल किला मध्यकालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। इनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जो अलग ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने। उसके बाद प्रश्न 3, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ लिया गया? ये ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, कुशीनगर में। मैत्रेय बुद्ध परियोजना क्या है? कौन सी परियोजना? सबसे पहले बात मैत्रेय बुद्ध। एक तो ये आपका प्रश्न बन गया इसमें, मैत्रेय बुद्ध परियोजना है कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? या कुशीनारा या कुशीनगर, एक ही चीज। पहले कुशीनारा बोलते थे, अब कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति का निर्माण निर्णय लिया गया है। इस परियोजना में दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश शामिल हैं। तिब्बत की मूर्ति शैली में सिंहासन पर विराजमान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, कुशीनगर में है और 200 फीट ऊंची है। क्वेश्चन ये बन जाता है। और कुशीनारा जो कुशीनगर है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और ये सबसे ऊंची मूर्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर है। इसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। एक अपने यहाँ फल्गु तीर्थ है ना, जो हमारा कैथल में पड़ता है, जहाँ पे मेला भी लगता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुवेला ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपने ये भी रखना कि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ही उरुवेला जो गांव था उसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो तथागत कहलाए। उरुवेला में जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। लुम्बिनी नेपाल, कुशीनगर और सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो लुम्बिनी है, जहाँ इनका पैतृक स्थल है, जहाँ इनका जन्म, तो नेपाल में है। कुशीनगर और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और बोध गया जो है बिहार में। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न 5, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, इस संसार से गए थे, तो उन्हें जो निर्वाण है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? बी, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर में ही कहाँ अब क्या इनकी 200 फीट की मूर्ति बनाई जा रही है। और ये विश्व की सबसे ज्यादा मूर्ति है। दक्षिण एशियाई देश, जो दक्षिण पूर्वी एशिया देश, इसमें शामिल है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता। महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। अब आप ये भी देख लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। इनका जो जन्म है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बिहार बोध गया, निरंजना नदी थी और उर्वेला ग्राम था या जंगल था, ये भी आप कह सकते हो। परिनिर्वाण का कुशीनगर कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन में बोलते हैं, सारनाथ में। जो इनके शिष्य थे, जो इनके मित्र थे, जो इनके साथ चले थे, उन्हीं को इन्होंने क्या धर्म का उपदेश दिया था सबसे पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 6, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन महायान, अब इसमें महायान हीनयान, ठीक है, ये इसमें शाखाएं हैं। नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की शाखा मध्यमिका का परिवर्तन किया। प्रज्ञा परिमिता सूत्र की व्याख्या की इन्होंने, जिसमें मध्यमिका दर्शन का विवरण दिया। नागार्जुन 150 से 250 ईसा के बीच निर्धारित किया जाता है। इनका समय 150 ईसा से 250 ईसा के बीच। उसके बाद हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब मौर्य और गुप्त काल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार की पुष्टि करता है कौन सा जो स्थल है, चीज है या कुछ है, वो
कौन पुष्टि कर रहा है इस चीज की? तो ऑप्शन है टोपरा स्तूप है, संपादन ने गलत लिख रखा है। सम्राट अशोक को अपनी विस्तृत साम्राज्य के कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य महाद्वीपों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तंभ और शिलालेख आज भी हमें भारत में कई स्थलों पर मिलते हैं। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टोपरा संपादन या जिसको हम स्तूप द्वारा होती है, या इसकी अगर भाषा पूछे तो ब्रह्मी लिपि है। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य डैश ने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो किसने किया? हुण ने। जो हुण थे उन्होंने गुप्त वंश के पश्चात ईसा की 6वीं शताब्दी में हुणों ने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हुण खानाबदोश लोग थे। हुणों द्वारा सर्वप्रथम 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले कब? 455 ईस्वी में। परंतु स्कंदगुप्त के पराक्रम से अपने सामने उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों के नेता तोरमान और मेहिर कुल थे। इसके अतिरिक्त कुशनबाज को भी हुणों का प्रथम राजा माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जेजाग भुक्ति डैश का पुराना नाम है। ये बुलदेलखंड का जेजाग भुक्ति, ये एएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। जेजाग भुक्ति गुप्त काल के प्रसिद्ध राज्य था जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित है। इसका वर्तमान नाम बुलदेलखंड है। इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। अब आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका मुख्य नगर महोबा, कलिंजर और खजुराहो है। ठीक है, बुंदेलखंड है जो वो 3 जैसे यूपी में पड़ता है इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और महोबा, कलिंजर और खजुराहो इसके मुख्य खंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 4, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा था। तो इसका ऑप्शन है थानेसर का। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है थानेसर का, वर्तमान में इसे थाने बोलते हैं, पहला राजा शासक था जो पुष्यभूति वंश से था। प्रभाकर वर्धन की माता गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्ता थी। गुप्त वंश की राजकुमारी महासेन गुप्ता थी। अपने पड़ोसी राज्यों मालवा, उत्तर पश्चिमी पंजाब के हुणों तथा गुजरों के साथ युद्ध करके प्रभाकर वर्धन ने काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इसकी ये व्याख्या है। कहाँ की राजकुमारी थी? प्रभाकर वर्धन थानेसर, जो वर्तमान क्या है थानेसर है, और पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी। प्रभाकर वर्धन की माता जो थी वो गुप्त वंश के राजकुमारी महासेन गुप्त की पुत्री थी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्धन वंश के स्थापक कौन है? ऑप्शन डी, वर्धन वंश पुष्यभूति। पुष्यभूति वर्धन वंश के स्थापक है। इस वंश की स्थापना मुख्यतः गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेसर नामक स्थान पर हुई थी। पुष्यभूति ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। वह शिव का परम भक्त था। इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और राशि उनकी पुत्री थी, जो कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन बना, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन बना। ठीक है, और वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन था। उसने परम भट्टाक और महा राजा अधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। वह एक सार्वभौमिक और शक्तिशाली राजा था। हुणों को पराजित करने के कारण उन्हें हुण हरिण केसरी भी कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन नया है, अगर ये भी आ सकता है कि जो आपके अभी ग्राम शिक्षक का एग्जाम है, हुण हरिण केसरी। हुण हरिण केसरी कौन था? प्रभाकर वर्धन, क्योंकि इसने हुणों को हराया था। हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया, 606 से 647 एडी। ये हमारा क्या है? ऑप्शन ए। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद थानेश्वर पर शासन किया, और हर्षवर्धन के विषय में बाणभट्ट के हर्षचरित्र में व्यापक जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जलंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल तक कर लिया था। हर्ष के समय ही प्रसिद्ध यात्री हेनस्वांग आया था। भारत में ये 600 भारत में जो ये है 629 में आया था, और हरियाणा में पूछे तो 633-34 के आसपास आया था। उसके बाद थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी? देखो कितने क्वेश्चन बने हैं इसी प्रभाकर जो पुष्यभूति वंश से। तो ये कहाँ हर्षवर्धन की राजधानी थी? थानेश्वर। इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। और एक और इसमें कुछ नया तथ्य आया कि हर्षवर्धन की राजधानी थी और थानेसर संस्कृत साहित्य में वर्णित एक प्रख्यात प्राचीन नगर तथा ब्रह्मवर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु था, जहां भारतीय आर्यों का सबसे पहले विस्तार हुआ। इसी के निकट ही कुरुक्षेत्र स्थित है। थानेसर को स्थानेश्वर भी कहा जाता है, जो शिव का पवित्र स्थान है। 6वीं शताब्दी के अंत में यह पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी। ठीक है, जो स्थानेश्वर मंदिर है वो भी हर्षवर्धन के जो वंशज है उन्होंने, उनका पुष्यभूति वंश है, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था, और उसका जो पुनर्निर्माण सदाभाऊ शिव ने करवाया था, जो मराठा के राजा थे। और हेनस्वांग एक यात्री है, कौन सा? चीनी यात्री।
ये भारत में 629 है, इन्होंने गलत लिखा, 630 से 645, 15 वर्षों तक रहा और इसने सी यू की इसकी पुस्तक का नाम है और तत्कालीन भारत का विस्तृत व्याख्या की गई है और उसे यात्रियों का राजकुमार या इसके नाम जो हेनसुआंग ऐसे यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित, राज्य मुनि भी कहा जाता है हेनसुआंग को, यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित, राज्य मुनि। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी है? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा लिखी, जो संस्कृत भाषा में लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। और इस रचना में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र है। बाणभट्ट वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अन्य रचनाएं कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती, परिणय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बाणभट्ट हरिश्चरित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी, और हम पहले सही वाले पढ़ लेते हैं, गलत वाला फिर पढ़ेंगे। इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार से समर्पित है। जिसका पहला है उसमें लेखक के जीवन और उसका परिवार, ठीक है, बाणभट्ट से संबंधित हो गया इसका मतलब ये। और उसके बाद छठा और सातवां हर्षवर्धन के युद्धों और उसकी विजय। अब ये क्वेश्चन इस तरह अलग से पूछ सकता है कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है उसमें जो छठा अध्याय है, सातवां अध्याय है, उसमें युद्ध का वर्ण है या नहीं है, किस अध्याय में युद्धों का वर्ण है, किस अध्याय में लेखक ने अपनी, पहले अध्याय में लेखक ने खुद के जीवन और उसके अपने परिवार के समर्पित किया है। अंतिम जो अध्याय है वो विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदाय का विवरण किया है, ठीक है। और जो इसका पांचवां अध्याय था इसके संबंध में देख लेते हैं हम। हर्षवर्धन भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन के तत्कालीन भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह महापर्व 8 भागों में विभक्त है। अब ये भी रखना कि जो हर्षचरित्र है वो 8 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 अध्याय लेखक ने बाणभट्ट के जीवन का वर्णन है। चौथे अध्याय में हर्षवर्धन के, पांचवें चौथे में उसके पूर्वजों का उल्लेख है हर्षवर्धन के, और पांचवें और छठे सातवें में उसके युद्ध और उनकी विजयों को लेकर, इसमें पांचवें में भी, छठे में भी और सातवें में भी। इसके अतिरिक्त अंतिम अध्याय विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक स्थल का उल्लेख है, ठीक है। अब इतनी जानकारी आपको इसके जो बाणभट्ट के जो प्रश्न है उससे मिलकर, अब इनसे भी पूछ सकता है ना, बार बार एक क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12, राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक नागानंद, इनमें कौन सा? नागानंद, नागों का आनंद, ठीक है, राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। भाषा भी क्या है? संस्कृत है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक 5 अंकों में, नागानंद कितने? 5 अंक हैं। इसके मुख्यतः गुरु देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने से रोकने के लिए राजकुमार जिमित वाहन द्वारा अपने शरीर को त्यागने का उल्लेख है। जिमित वाहन द्वारा अपने शरीर को त्यागने का उल्लेख है। और इसके अलावा इसकी कौन सा जो इन्होंने लिखे, जो रत्नावली नाटक भी इन्हीं का लिखा हुआ है, जो कि एक प्रोग्राम होता है, एक उत्सव होता है 1 नवंबर के आसपास हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, रत्नावली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो सी, किसने किया? प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। कन्नौज जो था इसकी 2 राजधानियां थी। कन्नौज में इसकी जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह हुआ था और वहां उसके जो राजा था, जो उसका इसका जिज्जा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, इसको मार दिया गया था धोखे से। तो फिर इसने अपनी राजधानी वहां भी बनाई थी। और हमारे जो 641 ईस्वी में राज्यवर्धन ने ही, हर्षवर्धन ने ही अपनी बहन का राज्य तिलक भी किया था, उसको गद्दी पे बिठाया था। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो प्रतिहार वंश को गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुज्जरों की एक शाखा थी जिनकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्होंने श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंश बताया है। तो ये गुज्जर जो कि इसका लक्ष्मण के वंश बताया गया है, जो श्री राम के लिए प्रतिहार द्वारपाल का कार्य करते थे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। प्रतिहारों कौन था? नागभट्ट प्रथम, और ये लक्ष्मण के वंशज बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चीनी यात्री हेन स्वांग किस सम्राट के समय, फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखिए दोबारा से, ये क्लर्क में आया 2016 के अंदर, हर्षवर्धन की। अब आप देख लीजिए इसमें, हाँ और कुछ नया है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था ये हेन स्वांग। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित, शाक्य मुनि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और हेन स्वांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दी थी। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि किसने दी? हेन स्वांग ने। शीलादित्य किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को, ठीक है। क्वेश्चन बना सकते हो आप। उसके द्वारा रचित पुस्तक सी यू की है और अपने जो उसने यात्राओं का तत्कालीन भारत की स्थिति का वर्णन किया है। उसके बाद हम आते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इससे संबंधित प्रश्न। डैश निर्णायक था और इसने उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी? तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। तराइन का के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। इस विजय के उपरांत उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई। इस युद्ध के हार का प्रमुख कारण कन्नौज के शासक जयचंद का राजपूतों के पक्ष में युद्ध न करके मोहम्मद गौरी के पक्ष में युद्ध करना था। इसके अतिरिक्त पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसे तालीकोटा का युद्ध, तथा तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में विजयनगर
साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच हुआ, तो आप ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आया? ये आपको पता ही है, तराइन पे, जिसे तरोड़ी बोलते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में गैसोबान में हराया था, थानेसर या सरहिंद के आसपास स्थित मैदान में हराया था। ये बात क्योंकि उस टाइम बिल्कुल, अब तो जैसे अलग अलग बटा हुआ है, तब तो एक पूरा एरिया एक जैसे सरहिंद के एरिया में आ जाता है ना, थानेसर जो है सरहिंद के एरिया में आ जाता था ये। उसके बाद इस युद्ध के पृथ्वीराज की हार के समस्त उत्तर भारत मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। पृथ्वीराज चौहान की हार से मोहम्मद गौरी का दिल्ली, कनौज, अजमेर, पंजाब व संपूर्ण उत्तर भारत पर आक्रमण हो गया। उसके बाद हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद के साथ आने वाले अल बुरूनी, अब यह था अल बुरूनी किसके साथ आया था? किसके साथ था? मोहम्मद गजनवी के साथ। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है उसकी? किताब उल हिंद, अरबी में लिखी है ये किताब उल हिंद। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अरबी में, जैसे अल बुरूनी तो ऐसे अरबी, ऐसे अल बुरूनी की कृति है किताब उल हिंद, जिसमें हरियाणा में हुए आक्रमण की घटनाओं का वर्णन है। और अल बुरूनी की किताब है जिसमें ब्रह्म सरोवर को जो क्या का वर्णन भी मिलता है, ठीक है, जिसे लघु रूप महासागर भी इसने कहा है ब्रह्म सरोवर को। इनकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर विवेचना की गई है। यह पुस्तक 80 अध्याय में विभाजित है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इसमें सभी चीज का वर्णन जो कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है, और इसमें 80 अध्याय हैं, अरबी भाषा में लिखी गई है ये, और महमूद गजनवी के साथ ये आया था, सॉरी महमूद गौरी के साथ ये क्या हमारे इसमें जो भारत में प्रवेश किया था इसने। अब उसके बाद देखिए, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। अब इसमें देखिए हमारा ऑप्शन है सी, अनंगपाल। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने शासन 11वीं शताब्दी में के मध्य था, और राजा अनंगपाल ने दिल्ली के नगर राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया था। उसने दिल्ली के प्रथम दुर्ग लाल कोट का निर्माण किया था। इसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज को सौंप दिया था। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने हांसी किले का निर्माण करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान का किला, हांसी का किला, हिसार जिले में हांसी शहर में स्थित है। यह किला 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मुगलों से रक्षा के लिए बनवाया था। इस किले को बाद में जॉर्ज थॉमस ने 1798 में दोबारा बनवाया, जब उसने हांसी को अपनी रियासत की राजधानी बनाया था, जिसमें हिसार और रोहतक शामिल थे। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? कौन से? धार के राजा परमार वंश से संबंधित है। किससे? परमार वंश से। यह तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 में आया हुआ है। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, परंतु अधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उसके द्वारा लिखित युक्ति कल्प में वास्तुशास्त्र और अनेक वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोजपुर नगर की स्थापना करवाई थी। तो किसने? राजा भोज ने। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? युक्ति कल्प तरु, जो कि हमारे किसे वास्तुशास्त्र से संबंधित है, वैज्ञानिक यंत्र है। इसमें चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोजपुर नगर की स्थापना इसने करवाई थी। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? देखो भैया, गोहाना किले का निर्माण चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया था। इस किले का नाम उसने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। अब आपने गोहाना किले का निर्माण किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। उसका सेनापति था दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। 1192 में मोहम्मद गौरी ने इसे नष्ट कर दिया था। वर्तमान में यह किला हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में स्थित है। उसके बाद जो तरावड़ी है, तराइन के में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये तो पता ही है किसकी हुई थी। ऑप्शन सी, तराइन के प्रथम युद्ध में जो 2 युद्ध लड़े गए थे, इसमें सबसे पहला तो पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरा मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। उसके बाद जो गजनवी वंश के शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान विजय और मोहम्मद गौरी करारी हार हुई थी। यह युद्ध मुख्यतः तबर हिंद या भटिंडा पर अधिकार को लेकर आरंभ हुआ था। सल्तनत वंश के वास्तविक संस्थापक द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सल्तनत वंश का वास्तविक जो संस्थापक था, जिसने स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, गुलाम वंश का स्थापक रहा है, और उसका जो शासनकाल है 1206 से 1210। अब ये जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या कुरान खां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा ना कुरान गाता रहता था, मतलब बोलता रहता था, तो इसे कुरान खां भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बाबर ने 1526 से 1530
अकबर ने 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य से संबंधित है। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान स्थित एक छोटे से राज्य गोर का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था ये। 1206 ईस्वी में डैश ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। मैं स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है शनिवार को और एतवार को, और जितनी जल्दी आपके प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो जाए तो उतना अच्छा, इसमें थोड़ी मिस्टेक रहे तो क्षमा करना, क्योंकि स्पीड में करवाने में हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो 2006 ईस्वी में भारत में तुर्की शासन की नींव किसने रखी? अब वही आ गया, 1206 में कौन था? अभी पीछे क्वेश्चन पड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश था, जबकि कुरान में एक आ गया है कि गुलामों वंश जो गुलाम शासक नहीं बन सकते, पर इसने की उस पर जो मुस्लिम्स की कुरान शरीक है उसके अपोजिट जाके भी। तो 1206 में तुर्की शासन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था तथा मोहम्मद गोरी के भारत के सैन्य अभियानों का सहायक रहा है। उसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। दिल्ली में एक नए नगर महरौली तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। वह चिश्ती संप्रदाय के गुरु बख्तियार काकी का शिष्य था, जिनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया था। 1210 में पोलो से खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे चौगान भी बोलते, पोलो को क्या बोलते हैं? चौगान भी बोलते हैं। ठीक है, बख्तियार काकी इसका शिष्य था। ये चिश्ती संप्रदाय का था। इसने 2.5 दिन का जो झोपड़ा है नामक मस्जिद अजमेर में बनाई थी। ठीक है, आगे है आगरा किसने स्थापित किया था? सिकंदर लोदी ने आगरा 1504 में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यह शहर मुगल कालीन इमारतों ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद आदि के कारण एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में स्थापित हैं। और इसके अतिरिक्त बाबर ने चौकोर आयताकार या वर्गाकार बागों का निर्माण करवाया था। अभी याद है, बाबर ने किसी का आयताकार और वर्गाकार बागों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से उत्तर भारत तक विस्तृत था। उसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत में कई मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, भिलसा, चंदेरी तथा देवगिरी पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपार धन संपदा अर्जित की। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने एक सुसंगठित क्या की सेना रखनी शुरू करी, और उसने क्या किया, उनको नगद रूप में क्या देने लगा? वो तनख्वाह देने लगा। तो इसने क्या किया था, अपने शासन को ये पूरा विश्व विजेता बनना था, पूरे भारत को जीतना चाहता था। तो इसने सुव्यवस्थित क्या की, सैनिक छावनी स्थापित की। उसके बाद भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली का आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का शासक तुगलक वंश का नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तैमूर ने एशिया के वृद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। भारत पर उसके हमले का उद्देश्य भारी धन राशि प्राप्त करना था। अपनी आत्मकथा तैमूर ने भारत पर हमले को इस्लाम प्रचार के उद्देश्य से जोड़ा। भारत में जाते हुए उसने खिजर खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसके बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना करी। और जो जिस समय तैमूर ने आक्रमण किया उस टाइम दिल्ली जो शासन था किसका? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का शासन था। खिजर खां निम्नलिखित में किस वंश राजवंश स्थापित? देखो वही आ गया ना, किस मैंने अभी जो पीछे बताया था वही आ गया क्वेश्चन। ये है हरियाणा पटवारी में आया 2015 में। खिजर खान ने दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना की। 1414 में खिजर खान ने दिल्ली की सत्ता कब्जा किया और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह स्वयं को रियायत ए आला घोषित करता, रियायत ए आला, क्योंकि इसको गुलाम था तो इसलिए इसने कभी नहीं की, इसके बेटे ने की थी। ठीक है, इसने क्या सुल्तान की उपाधि हासिल नहीं की। 1414 में इसने दिल्ली का राजा बनाई, रियायत ए आला इसने अपने आप को घोषित किया। इसमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखिए इसका आंसर बी, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7। जो इसमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि जो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में नानका साहिब जो अब पंजाब में है के दिन हुआ था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 1313 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचा था। ठीक है, दिल्ली में आया था। इब्न बतूता यात्री के समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या काजी नियुक्त किया था। ठीक है, इटली का जो यात्री है मार्को पोलो 1290 में भारत की यात्रा की थी। उसने दक्षिण भारत राजवंशों का जो शासन है उसका विस्तृत विवरण दिया था।
ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था। तो इस ऑप्शन में क्या है, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद किसने शाहजहां का म्यूट सिंहासन लूटा था? ऑप्शन ए नादिर शाह ने। 24 फरवरी 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल में युद्ध हुआ था। अब ये आ जाता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला है, उसका नाम पूरा क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। इस लड़ाई में नादिर शाह की जीत हुई थी और नादिर शाह ने दिल्ली को लूटने और वहां नरसंहार की आज्ञा प्रदान कर दी थी। दिल्ली को लूट इसने कोहिनूर हीरा और शाहजहां का म्यूर सिंहासन प्राप्त किया, जिसे वह अपने साथ फारस या ईरान लेके गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको। उसके बाद नारनौल में एक महल बनवाया गया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। नारनौल का है महेंद्रगढ़ में, ठीक है। राय बाल मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल निर्माण करवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। 5 मंजिलों पर बने इस महल के कई कक्ष, हॉल और गुंबद हैं। इस महल में निर्मित अंतरिक्ष कक्ष, दीवाने खास में फर्श तथा स्तंभ संगमरमर पत्थर से बने हैं। इस महल में कई फुहारे और झरने भी हैं। उसके बाद 1672 में नारनौल के आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह व औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसने किया था? सतनामियों ने। सतनामियों के अनुयायी 1672 में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध सतनामी विद्रोह से जाना जाता है। 1672 में सतनामी विद्रोह। इस विद्रोह का प्रमुख कारण मुगल सैनिकों द्वारा सतनामी किसानों की हत्या किया जाना था। इस हत्या को सतनामियों ने अत्याचार के रूप में लिया और मुगल सैनिकों की हत्या कर दी। तब शिकदार, अभी शिकदार आ जाए, शिकदार किसको कहते हैं? राजस्व अधिकारी को, जो टैक्स वसूलता है, ने सतनामियों को पकड़ने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी, परंतु वह जो हार गई और सतनामियों ने इसे अपने धर्म के विरुद्ध आक्रमण समझा और उन्होंने मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्हें नारनौल के फौजदार को मार डाला और वहां अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उसके बाद जागीरदारों का अर्थ क्या है? जागीरदार का अर्थ क्या है? जिम्मेदार। फारसी भाषा के जागीर तथा दार अधिकार से मिलकर बना है, तो जागीरदार किसे? फारसी भाषा का शब्द है, कि ये भी हो जाएगा। और उसके बाद भारत में मुसलमानों के शासनकाल में ये व्यवस्था फली फूली। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जो नगद वेतन के बदले जमादामी के आधार पर राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे। उनको जागीरें, जमीन, गांव वगैरह दे दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 7 अक्टूबर 1556 में मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच। ये गलत है कि 7 अक्टूबर को तो जो हेमू था वो राज सिंहासन पर, दिल्ली के सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था। ये 21 अक्टूबर आना चाहिए इसमें। इस युद्ध में अकबर के अल्प आयु होने के कारण जो मुगल सेना का नेतृत्व था बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू की बड़ी सेना होने के बावजूद मुगल सेना जीत गई। इस युद्ध में फलस्वरूप दिल्ली का वर्चस्व के लिए मुगलों अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष कुछ जो है संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में रहा। इसके शासन किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में ढाला गया। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। किसके? शेर शाह सूरी के। वह बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठा। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। इसके अतिरिक्त उसने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज, सन डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने करवाया। ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यूरोपियन कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश राजनीति। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनियों के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए? कोलकाता। कोलकाता में ब्रिटिश कंपनियों के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए। कोलकाता की हुगली नदी के तट पर स्थित था और यह शहर ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्ष 1911 की राजधानी रही है। यहीं से पूरे भारत पर कंट्रोल किया जाता था। कोलकाता की स्थापना 24 अगस्त 1686 में जॉब चाकनाक ने की थी। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में आए थे। वे ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि भारत में आए थे। उस समय कलिकट, गोविंदपुर, सुतनुती नामक 3 गांव महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता शहर की नींव रखी गई थी। 3 गांव थे, कलिकट, गोविंदपुर और सुतनुती। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किसके साथ लड़ा? बी, टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ 1790 और 92 के बीच युद्ध हुए। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से त्रावणकोर के निजाम तथा मराठों ने मिलकर टीपू सुल्तान को पराजित किया। इसी कारण टीपू ने अंग्रेजों के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि के अंदर टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अगला, मैसूर युद्ध के दौरान निम्नलिखित घटनाएं पड़ी। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए।
आपने याद रखना कि इनमें से कोई भी पूछ सकता है। सबसे पहले कि 1767 से 69 ईस्वी तक और 1780 से 84, 1790 से 1792, 1799 में हुआ। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 के अंतिम युद्ध में हुई। सबसे पहले 67 में हुआ था युद्ध, फिर 80 में हुआ, फिर 10 साल बाद 90 में हुआ, फिर 99 में हुआ, ठीक है। इस युद्ध के मैसूर राज्य को वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्ण राज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने राज्य के साथ सायक संधि के द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया। टीपू ने मालाबार तट से ब्रिटिशों के लिए चंदन और काली मिर्च के निर्यात पर रोक लगा दी थी। टीपू पहला शासक था जिसने अपनी सेना में फ्रांसीसी पद्धति पर तैयार किया। उसने फ्रांसीसी कंपनी को नेपोलियन, अरब, अफगानिस्तान आदि शासकों के पत्र व्यवहार किए, ठीक है। उसने क्या फ्रांसीसी कंपनी से, नेपोलियन से, अरब से, अफगानिस्तान से आदि से क्या किए, जो पत्र व्यवहार करता था वो चर्चा वगैरह करता रहता था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला तीनों के संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों ने संयुक्त रूप से सेनाओं को हरा दिया। बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल में वैध शासन स्थापित हुआ। मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना निर्धारित हुआ। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी गई। अब इसको एक बार और देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने संयुक्त सेना थी जो उनको हरा दिया, ठीक है। उसके बाद जो 26 लाख जो मुगल सम्राट थे 26 लाख पेंशन दे दी गई और उसको टैक्स फ्री क्या कर सकते हैं, वो ट्रेड कर सकते थे अंग्रेज। साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में जो गठित हुआ था 1927 को हुआ था और वर्ष 1919 को भारतीय परिषद अधिनियम समीक्षा के लिए आया था। इसके वर्ष 1928 में भारत भेजा गया। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं हुआ था। इस कारण से व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन को। तथा इस कमीशन को पूरे भारत में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में लाला लाजपत राय घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 का प्रस्ताव वर्ष 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम की समीक्षा के लिए लिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा असत्य है? हम ऑप्शन में जाते हैं। पहले कथन असत्य है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शहरीकरण के संदर्भ में सिविल लाइंस को विकसित करने का प्रमुख कारण गोरों को बसाना था। किसको? अंग्रेजों को बसाना था। स्वच्छता के संबंध में कड़े प्रशासनिक उपाय किए गए। अंग्रेजों को लगा कि भारत में ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों को स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि ब्लैक क्षेत्र अराजकता और गंदगी कांप रहे हैं। छावनियां, हिल स्टेशन, उपनिवेशी शहरी विकास का प्रमुख कारण जो शिमला है ना, ये सब इन्हीं के थे, मस्ती मारते थे वहां पर जाके। शिमला देखो, शिमला, दार्जिलिंग प्रमुख उदाहरण है जो उपनिवेशिक शहरी विकास का प्रमुख भाग थे। यहाँ फौजियों, अधिकारियों को रहने और ठहरने का उत्तम क्या थी? प्रबंध था। ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 7th। काल क्रम अनुसार निम्नलिखित में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी रहेगा इसमें 2, 3, 1। पहले पूना समझौता हुआ, उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहले पूना पैक्ट बोल देते हैं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव। अब इसको पढ़ लेते हैं। पूना पैक्ट क्या है? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी एवं बी.आर. अम्बेडकर के मध्य यरवदा जेल में हुआ। ये पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य यरवदा जेल में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ 1932 से दिसंबर 1900, ठीक है, लंदन में हुआ। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में लॉर्ड लिथिगो ने कांग्रेस की मांग के उत्तर दिए थे, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 में, और पूना पैक्ट जो है वो क्या हुआ था? सितंबर में हुआ था पहले तो 1932 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1932 में दिसंबर के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो गवर्नर जनरल वायसराय से है, पहला, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में विभाजित किया? ऑप्शन ए विलियम जो जेम्स मिल था। जेम्स मिल ने स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सिद्धांतकार व दार्शनिक थे। इनकी गणना अर्थशास्त्र के रिकॉर्ड सिद्धांत के संस्थापकों में की जाती है। कौन था? जेम्स मिल। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। इन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू काल, मध्य को मुस्लिम काल और आधुनिक को ब्रिटिश काल कहा। बंगाल विभाजन कब घोषित किया गया था? बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड कर्जन पे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने सीम शंभू की चिट्ठी भी लिखी है और निबंध है जो काफी व्यंग्य रचनाएं हैं जो हमारे गुड़ियानी रोहतक से संबंध रखते हैं और किताबों में भिवानी देता है, पर एनसीईआरटी के अंदर ना उनका जो है गुड़ियानी रोहतक में दिखाया गया है, जो 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ। इस विभाजन के इतिहास में भंग के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। वंदे मातरम व बंगाल एक है के नारे लगाए गए थे, ठीक है। 19 जुलाई को क्या
शोक दिवस मनाया जाता है? इल्बर्ट बिल विवाद में कौन सा वायसराय था? बी लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विवाद में लॉर्ड रिपन का नाम जोड़ा है। इन्होंने 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया जिसे प्रावधान किया गया कि भारतीय जज भी यूरोपियों के, जो भारतीय जज है वो अंग्रेजों के हैं ना, या अंग्रेज हैं जो ब्रिटिश थे, उनके मुकदमे देख सकते हैं। और इसमें क्या है, अंग्रेज समुदाय और अंग्रेज व्यापारियों और प्रशासनिक कर्मचारी अत्यधिक आक्रोशित हुआ था। इस विवाद के कारण रिपन ने 1884 में इस्तीफा दे दिया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने पर श्वेत विद्रोह कहा जाता है। अब ये आ जाता है श्वेत विद्रोह किसको कहा जाता है? इल्बर्ट बिल विवाद को। इसमें यह था कि जो भारतीय जज हैं वो भी किसके, अंग्रेजों के मुकदमे देख सकते हैं, जिस पर क्या था, लॉर्ड रिपन ने 1884 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है नंबर 4, ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम देख लेते हैं, राजधानी को कोलकाता दिल्ली ट्रांसफर करने का मुख्य कारण बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि अधिक होने लग गई थी। राजधानी तथा राजधानी पर पूरे भारत का केंद्र में ना होने का पूर्व में स्थित होने माना गया, क्योंकि जब दिल्ली तो केंद्र में होगी और वो पूर्व में थी। ठीक है। और तीसरा क्या था, दिल्ली दरबार में लॉर्ड होल्डिंग के कार्यकाल में 1911 में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी उपस्थित थे। दिल्ली दरबार में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। यह राजधानी वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध, यूनानी संस्कृति का मिश्रण थी, जिसकी रचना दो महान ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ट बेकर ने की थी। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने की थी। इसको पूर्ण करने में 20 वर्ष लगे थे, जो वर्ष 1931 में बनकर तैयार हुआ। 31 फरवरी 1931 में, जो 13 फरवरी 1931 में नई राजधानी का उद्घाटन हुआ। कब हुआ दिल्ली का उद्घाटन? 13 फरवरी 1931 में। 1931 में दिल्ली को नई राजधानी घोषित कर दी थी इन्होंने। और इसमें जो वास्तुकार रहे हैं इसके एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। सी, इसको मैं भुवनेश्वर तक। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद अब प्रयागराज है इसका नाम, तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रांत एक प्रशासनिक इकाई या उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन 1836 में हुआ। 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने प्रशासनिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध का एकीकरण इलाहाबाद को उसकी राजधानी बनाया। अब ये क्वेश्चन है, सिविल सेवा जो यूपीएससी शासनकाल में प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। भारत में सबसे पहले सिविल सेवा जो वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, सबसे पहले जो किया था तो आरंभ वारेन हेस्टिंग था, और किंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। 1793 में उच्च सिविल सेवा में नागरिक सेवाएं तथा अधीनस्था सेवा शुरुआत हुई। ब्रिटिश भारत में आरंभिक शासन में उच्च सेवा पदों पर यूरोपीय नागरिकों को नियुक्त किया जाता था, फिर भारतीयों किया जाने लगा। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भू राजस्व की वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की थी। इस पद्धति के मध्यस्थों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया। स्वतंत्र किसान इस संगठन के अंतर्गत रैयत की भूमिका में आ गए। जिम्मेदारों को भी निर्धारित समय में लगान जमा कराने के निर्देश दिए गए, जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। जो स्थायी बंदोबस्त कानून है उसको क्या कहा जाता है? सूर्यास्त कानून कहा जाता है। भारत में स्थायी बंदोबस्त के अतिरिक्त रैयतवाड़ी माहवालवाड़ी प्रणाली को लागू की गई। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत और प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रही है। भारत के स्वतंत्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, फिर उसके बाद ये पद खत्म कर दिया था। इस तरह आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम अब अगली कक्षा में मिलेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति से संबंधित सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और गांधी से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो कमेंट करें, ताकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कर सकें। और मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।